जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा किस तरह से हमारे पास यहाँ मोहम्मद बिन कासिम और उससे पहले डायनेस्टी सारी चीजें चल रही थी। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास अब हमारे पास ये होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो बरतानिया जोन सा है, ब्रिटिश जोन सा है, जो यहाँ हुकूमत कर रहा था, वो अब क्या करेगा? वो यहाँ डायरेक्ट जोन सा है वो हुकूमत करेगा। वो यहाँ क्या करेगा? डायरेक्ट जोन सा है हुकूमत करेगा। और उसका एक्ट आएगा 1858 का, उसको भी हम साथ लिख लेंगे। लास्ट में भी मैंने शायद बताया होगा कि 1858 का एक्ट आ जाता है, जिसे क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं पहले कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। ठीक है, हम क्या देखते हैं? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी तारीख का। ठीक है, हमारी तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, अब क्या हुआ जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई? एक चीज तो याद रखिएगा कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी उस वक्त यहाँ गवर्नर जनरल या वाइस राय, वैसे तो वाइस राय नहीं था, लेकिन हम अब आप लोगों को इतना तो समझ आ गई होगी कि वाइस राय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है। तो गवर्नर जनरल या वाइस राय, वैसे गवर्नर जनरल ही जरूरी है क्योंकि इन 1857 के बाद ही वो वाइस राय बना था। तो उस वक्त जब 1857 की जंग आजादी हो रही थी उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। CANNING। अभी इसका नाम लिख लो। जितने अभी गवर्नर जनरल हैं उन सबके नाम जो उनसे मैं लिखवा दूंगा और कोशिश करेंगे उनको याद भी कर लें। अच्छा जी, अब देखें अब क्या हुआ। आर्मी थी ब्रिटिश की इधर। ठीक है, बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ जो माहौल जारी था, उस माहौल को सुपरविजन उसकी कौन कर रहा था? उसकी तो बरतानिया खुद कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या था? यहाँ ब्रिटिश की आर्मी थी। जो वो आर्मी थी ना, वो थी अप्रोक्सीमेटली कोई 10 लाख के करीब। ठीक है, 10 लाख के करीब जो सी है बरतानिया ब्रिटिश की आर्मी थी। अब 10 लाख की आर्मी के अंदर सिर्फ सिर्फ जो से हैं अप्रोक्सीमेटली अगर कहा जाए 90,000, 1 लाख, मैक्सिमम आप कहें तो 1.5 लाख के करीब जो से हैं वो बरतानिया के अपनी फौजी थी। बाकी क्या थे? लोकल। मतलब लोकल को हायर करो, लोकल को ही मारो और खुद बैठकर सिर्फ पैसा कमाओ। ये जो सा होता है कॉलोनियलिज्म, ये होती है कि आप जाते हो, उन्हीं को गुलाम बनाते हो, उनके अंदर से ही एक क्लास को तैयार करते हो और उन्हीं को ही कहते हो रूल करो। और क्या कहते हो आप? क्या करते हो? वहां से अपना सिर्फ प्रॉफिट देखते हो। तो फौज कहाँ क्या थी उनकी? जितनी फौज थी वो यहाँ के लोकल थे, मुसलमान थे, सिख थे, हिंदू थे, और बाकी जो उनसे हैं जो उनके टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स थे वो बस या कुछ छोटे मोटे और उनके लोग थे, तो वो बीच में थे। वरना ज्यादातर आर्मी क्या थी? हिंदू और मुसलमान, मतलब अगर हम कहें तो उस वक्त के इंडियंस की थी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान हिंदू सिख सारे इंडियंस कहलाए जाते थे। तो इंडियंस की जो सी वो आर्मी थी। अब क्या हुआ? अब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इसको 2-3 नाम दिए जाते हैं। इसको रेबिलियन भी कहा जाता है, इसे म्यूटिनी भी कहा जाता है, इसे म्यूटिनी भी कहा जाता है। म्यूटिनी, म्यूटिनी, रेबिलियन, रेबिलियन, वॉर, ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। म्यूटिनी ऑफ 1857, रेबेलियन ऑफ 1857 एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। ये म्यूटिनी और रेबिलियन जोन सा है, ये बरतानिया में जो ब्रिटिश राज के हिस्टोरियंस हैं वो यूज करते हैं क्योंकि उनकी खिलाफत बगावत हो गई थी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो जंग स्टार्ट हुई, एक यूपी जोन सा है वहां का एरिया था, उसका नाम है मीरठ। उसका क्या नाम है? मीरठ। मीरठ, मीरठ से ये जंग जोन सी है ये स्टार्ट हुई। ठीक है, और मई का महीना था, मई 1857। ठीक है, कहीं 11 मई भी लिखा आता है, वो भी 11 मई लिख लें। 11 मई, 11 मई 1857 को क्या हुआ? 11 मई 1857 को ये हुआ कि वहां एक बंदा था, वहां जो सा है दो, अब मसला क्या था? अब वहां मसला ये हुआ, पहले इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अब वहां जो सा है ना, जो उस जमाने में बंदूकें बनती थी, अब उसमें जो सा होता है जब आपने फायर करना होता था, उसमें जो फायर करना होता था, तो वो फायर जो करना होता था तो उसका होता था कार्ट्रिज। उसमें क्या होता था? कार्ट्रिज जो, या वो जो क्या कहते हैं, तंबाकू जो होता था। एक सेकंड। जी, कार्ट्रिज की हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या होता था, जो तंबाकू होता था, जो उस जमाने में गोली चलानी होती थी, उसको पहले क्या करता था? मुंह से चबाया जाता था। उसको क्या करना होता था? मुंह से चबाया जाना होता था। तो वहां क्या हुआ? वहां जो कंपनी थी जो उसको गोलियों को बनाती थी,
मीरठ इलाका है जहां से ये वार स्टार्ट हुई, मीरठ वो इलाका है जहां से ये जंग जो सी है स्टार्ट हुई। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि जंग आजादी जो सी है 1857 की जंग कौन से इलाके से स्टार्ट हुई, तो मीरठ के इलाके से स्टार्ट हुई, यूपी से। अच्छा जी, तो उसके अंदर ये कहा गया कि जोन सा है उसके अंदर एक तो दो चीजें का आता है। एक कहा जाता है कि जो क्योंकि अब भैंस भैंस कह रहा हूँ सॉरी, गाय, गाय और सुअर, अब सुअर जोन सा है वो मुसलमानों के अंदर हराम है। ठीक है, हराम है। और जो गाय है उसकी हिंदुओं के अंदर बहुत ज्यादा कदर की जाती है। तो अब उन्होंने ये कहा कि ये जो कार्ट्रिज है, ये जोन सा इसके अंदर गाय का गोश्त भी यूज किया जाता है, उसकी मतलब चर्बी यूज की जाती है, और सुअर जोन सा उसकी भी चर्बी यूज की जाती है। तो जिसकी वजह से एक अंदर से माहौल जोन सा है हिंदू और मुसलमानों का वो जोन सा है काफी टाइट था। उन्होंने कहा ये तो हिसाब किताब अच्छा नहीं है कि आप हमारे रिलीजियस जो बिलीव है उनके ऊपर इस तरह से कर रहे हो। फिर दूसरा, जो बहादुर शाह जफर साहब थे, जो बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह तो था मुगल बादशाह, लेकिन बहादुर शाह जफर का हिसाब किताब क्या था कि उसका भी एक जनरल था, उसका भी नाम भी बताऊंगा, वो भी जोन सा है एक कमांड आर्मी जोन सी है ब्रिटिश के खिलाफ जोन सा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेज करना शुरू कर दी। इसी माहौल के अंदर क्या हुआ, एक बंदा था उसका नाम था मंगल पांडे, उसका क्या नाम था, मंगल मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है इसने, इसकी वजह से असल में जंग आजादी जो है वो शुरू हुई मंगल पांडे की वजह से। मंगल पांडे ने क्या किया, इसने फायर कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, इसने फायर्ड कर दिया ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर, ये मेरठ के अंदर। ठीक है, मंगल पांडे साहब ने, ठीक हो गया, मंगल पांडे जोन से उसने फायर कर दिया और उसके बाद इसको जोन सा है क्या कर दिया, मार दिया गया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर इस तरह जोन सी है ये आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई कि बगावत हो गई। वो जो म्यूटनी कहते हैं, वो म्यूटनी किस वजह से बरतानिया वाले कहते हैं कि अपने ही जो फौजी हैं उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने अपने ही फौजियों ने क्या की, बगावत की। और उसके बाद जोन सा है ये बगावत देखते ही देखते जोन सी है वो फैलती गई। वो क्या है, डिफरेंट दुनिया, पूरी इंडिया के अंदर जोन सी है ये फैलती गई। दिल्ली, जो दिल्ली है, जो उस वक्त कैपिटल था दिल्ली, दिल्ली दिल्ली से जोन सा है, दिल्ली से जनरल बख्त खान जोन सा उसने आर्मी को लीड किया। दिल्ली से कौन आया, जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान। इसका सवाल जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि बख्त खान साहब कौन थे, तो याद रखिए जो जनरल बख्त खान था, जो जनरल बख्त खान था ये कौन था, ये कमांडर था, ये कमांडर था बहादुर शाह जफर का। ये बहादुर शाह जफर जो है उसका क्या था, बहादुर शाह जफर का कमांडर था। तो अगर पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर या उस वक्त मुगल क्या कर रहे थे, तो मुगल जो है उन्होंने भी क्या किया था, जंग आजादी के अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया था। और जनरल बख्त खान जो है उसने लीड किया था बहादुर शाह जफर की आर्मी को ब्रिटिश के अगेंस्ट उस वक्त। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, फिर क्या हुआ, फिर यहां से दिल्ली वाली साइड से आपका ये बहादुर शाह जफर वगैरह आए। उसके बाद आपका जो हमने नवाब ऑफ औध देखा था, नवाब ऑफ औध, नवाब ऑफ औध, वो भी अपनी, नवाब ऑफ औध, ठीक है, औध। उस वक्त जो सा नवाब ऑफ औध, उसका नाम था वाजिद अली खान। जंग आजादी के वक्त ये पूछा जाता है, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये सवाल पूछा जाता है कि जंग आजादी के वक्त जो सा है 1857 के अंदर जो नवाब ऑफ औध था उसका क्या नाम था। तो 1857 के अंदर नवाब ऑफ औध का नाम क्या था, वाजिद अली शाह। वो आया नवाब ऑफ औध जो सा है, वो आया अपने क्या कहते हैं अपनी आर्मी को लेकर। ठीक है, उसने औध से, ये AWD औध, औध से किसने लीड किया, वाजिद अली शाह ने लीड किया। ठीक है, पहले वाजिद अली शाह ने लीड किया, फिर उसके बाद इसकी बीवी थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, उसने लीड किया हजरत महल। ठीक है, इसका नाम भी बड़ा तारीख में इंपॉर्टेंट है, हजरत महल, ये इसकी बीवी थी, इसने लीड किया, इसने भी लीड किया आर्मी को औध की तरफ से। ठीक हो गया, इसने लीड किया। फिर उसके बाद जोन सा है कानपुर वाली साइड से, ठीक है, वहां क्या था, एक नाना साहब थे कानपुर वाली साइड से, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लो कि कानपुर वाली साइड से भी, मतलब डिफरेंट जगह से ना, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, जो जो जहां हुक्मरान था ना उसने उस लिहाज से क्या किया, कंट्रीब्यूट किया इस जंग के अंदर। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम ब्रिटिश को हरा देते हैं। हम क्या करते हैं, ब्रिटिश को जो सा है वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, हरा देते हैं। एक कानपुर का लिख लें, एक दफा कभी ये पूछा गया था कि कानपुर से, कानपुर वाली साइड से जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर कौन लीड कर रहा था, तो नाना साहेब, उनका क्या नाम था, नाना साहेब, नाना साहेब जौन से हैं, नाना साहेब बाजीराव, इनका पूरा नाम था नाना साहेब बाजीराव, बाजीराव। ठीक है, ये कानपुर से लीड कर रहे थे। ठीक है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जौन सी है, ये जो नवाब फौज थी उनकी बीवी थी, उनकी बीवी थी। तो कानपुर से नाना साहब बाजीराव लीड कर रहे थे। इसी तरह दिल्ली से मैंने बताया बख्त खान जो कि कमांडर था किसका,
बहादुर शाह जफर का। तो ये सारे मिलके इकट्ठे हुए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड ये जीत ना सके और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियंस थे वो हार गए। ठीक है, म्यूटिनी रेबेलियन जो आप कहें वो क्या हुआ, वो हार गए। और इस हार का नुकसान क्या हुआ, इस हार का नुकसान ये हुआ कि मई के अंदर ये जो जंग शुरू हुई थी, मई के अंदर जो सी है, ये क्या है, मई के अंदर जो सी है वो जो जंग शुरू हुई थी, ये नवंबर के अंदर जाके खत्म हो गई। ये कुछ मई जून जुलाई आप देख लें तो नवंबर के अंदर जो सी म्यूटिनी एंडेड। फर्स्ट नवंबर सॉरी, फर्स्ट नवंबर में नहीं हुई थी। फर्स्ट नवंबर में तो क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था। उन्होंने ही तो बगावत का आगाज किया था। जो कॉमन पीपल थे, जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, सिख थे, जैसे मंगल पांडे का वो एक आम वहां सिपाही था, उन्होंने ही तो इस जंग का क्या किया था, उन्होंने ही तो इस जंग का क्या किया है, उन्हीं ने ही तो ये आगाज किया था। उन्होंने ही क्या किया था, आगाज जो है वो किया था। तो अब क्या हुआ, अब मई के अंदर ये स्टार्ट हो रही है, तो क्या हुआ, 20 सितंबर के अंदर, 20 सितंबर 1857 के अंदर दिल्ली टेकन बैक, दिल्ली टेकन बैक। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो 20 सितंबर को असल इसका जंग का जो जोर था वो टूट गया। ठीक हो गया, 20 सितंबर 1857 को इस जंग का जोर टूट गया। कैसे टूट गया कि दिल्ली, जहां उस टाइम बहादुर शाह जफर बैठा था, बहादुर शाह जफर, और उसका कमांडर बख्त खान लीड कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर जो सा है, जब उसको उन्होंने हरा दिया, दिल्ली के ऊपर बरतानिया के ने कब्जा कर लिया, उनकी फौजें आ गई, तो 20 सितंबर को इस जंग का प्रॉपर तौर पर, जिसे क्या कहते हैं कि एक जोर टूट गया, एक जोर जो सा है वो क्या हो गया, टूट गया। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो आपका क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर था, जो आपका बहादुर शाह जफर था, उसको हमने पहले देखा है कि उसको रंगून में एग्जाइल कर दिया गया। 1858 के अंदर बहादुर शाह जफर कहां तक चला गया, रंगून, म्यांमार का शहर है, रंगून के अंदर उसको एग्जाइल्ड कर दिया गया। और बाकी जो इसने अपनी शेर और शायरी लिखी वो यहाँ बैठ के लिखी। ठीक है, और ये बहादुर शाह जफर जौन सा है, ये 1862 में इसकी डेथ हुई थी। 1862 के अंदर इसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 1862 जौन सा है, इसके अंदर क्या हुई थी, इसकी डेथ हुई थी। तो ये बहादुर शाह जफर को फिर रंगून वहां भेज दिया गया। उसके बाद जौन सा है, उसके बाद जौन सा है क्या कहते हैं इसको, बहादुर शाह जफर, तो यहां से जब दिल्ली जौन सा है वो वापस ले लिया गया, तो उसके बाद जौन सा है जो मेन जोर था वो टूट गया। वो टूट गया तो बरतानिया जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, उनकी आर्मी ने प्रॉपर तौर पर इसको कुचल दिया। और ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह दे, म्यूटिनी कह दे, रेबिलियन कह दे, इसका मुकम्मल तौर पर क्या हो गया, इसका मुकम्मल तौर पर फिर क्या हो गया, खात्मा हो गया। इसका मुकम्मल तौर पर क्या हो गया, खात्मा हो गया। ये जो लखनऊ था, जैसे लखनऊ, कानपुर, जहां क्या कहते हैं, एक साइड पे नाना भाई ये थे, नाना साहब बाजीराव थे, दूसरी साइड पे जो आपका लखनऊ था, जहां से आपका नवाब ऑफ औध और उनकी बेगम थी, तो वो भी जो सा है वो फिर प्रॉपर 1858 के अंदर वहां भी कब्जा हो गया। ठीक है, वापसी उन्होंने ले लिया। तो इस तरह जहां जहां उनको मुजाहमत थी, दिल्ली के अंदर कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर। कानपुर के अंदर कौन कर रहा था, नाना साहब बाजीराव। इसी तरह जो आपका औध का इलाका था, औध का इलाके के अंदर कौन कर रहा था, औध के इलाके के अंदर जो सा है आपका हजरत महल और साथ उनके हस्बैंड साहब जो से हैं वो। तो सारी जगह जो से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वापस ले लिया। और इसके बाद 1858 के अंदर ऑफिशियल जो सा है बरतानिया का यहाँ, पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो यहाँ अपना माहौल चला रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फर्स्ट नवंबर 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, म्यूटिनी जो सी है, जो आपकी बगावत थी, वो ऑफिशियली तौर पर एंड हो गई। वो ऑफिशियली तौर पर क्या हो गई, ऑफिशियली एंडेड। क्यों ऑफिशियली एंड हुई, क्योंकि क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आ गया था। क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। इसमें क्या था, अब पहले क्या था, पहले आते थे चार्टर एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, जैसे हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, इस तरह के एक्ट आते थे। उसमें क्या था, उसमें जैसे हमारे पास चार्टर एक्ट आता था कि 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, उनको कह दिया कि आप और माहौल बना लो, आप जो सा यहाँ और लोगों को लूट लो। खैर है, हम डायरेक्ट तो नहीं यहाँ आएंगे, हमारी जो क्वीन है वो डायरेक्ट तो यहाँ का रूल नहीं करेगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हम यहाँ माहौल जारी रखेंगे। ठीक हो गया। तो 1858
57 में तो स्टार्ट हुई ना, तो 58 के अंदर ऑफिशियली एंड हुई। ऑफिशियली एंड कैसे हुई कि पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ माहौल चल रहा था, लेकिन 1858 के अंदर क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट आ गया और उसके तहत बर्तानिया जो इंडिया था, इंडिया ऑफिशियली तौर पर बर्तानिया के कंट्रोल में चला गया, बर्तानिया की कॉलोनी बन गया, बर्तानिया की ऑफिशियली कॉलोनी बन गया। और यहाँ जोन सा है क्वीन जोन सी है वो हमारी मलका बन गई। और फिर यहाँ हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल था, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, उसका क्या किया, उसको वाइस राय कह दिया गया। और वाइस राय क्या था, वाइस राय वहां जाता था जो जहां मलका जो ताज का जो क्या कहते हैं उसको, क्राउन का वो नुमाइंदा होता था। या बादशाह हो या मलका हो, उसके नुमाइंदे को क्या कहा जाता था, उसके नुमाइंदे को वाइस राय कहा जाता था। उसके नुमाइंदे को क्या कहा जाता था, वाइस राय कहा जाता था। तो क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट आ गया। और इसमें एक चीज याद रखें कि इस एक्ट में नो लोकल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट के अंदर कोई भी लोकल, जब भी मैं लोकल की बात करूंगा या इंडियन की बात करूंगा तो उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख सब की बात कर रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। तो नो लोकल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट में थी, जो 1858 का क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट आया, उसके अंदर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उसके अंदर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेशन जो सी है वो बिल्कुल नहीं थी। और उसके साथ ही जब अब जंग हार गए, जंग जोन सा है हार गए, ऑफिशियली बर्तानिया ने यहाँ अपना 1858 के एक्ट के तहत जोन सा है बता दिया कि अब हमारा जो ये लॉर्ड कैनिंग साहब हैं, लॉर्ड कैनिंग साहब जो कि आपके गवर्नर जनरल हैं, ये अब आपके क्या हैं, ये अब आपके वाइस राय भी हैं, मलका बर्तानिया का भी यहाँ रूल चलेगा। जो भी हल्फ उठाया जाएगा वो मलका बर्तानिया के नाम के ऊपर उठाया जाएगा, आप मलका बर्तानिया के ताबेदार हो गए। तो फिर क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गई, उसका रूल यहाँ खत्म हो गया। और 1874 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड ऑफिशियली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी है वो ऑफिशियली कब एबॉलिश की गई, 1874 के अंदर, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये एक सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ऑफिशियली कब एबॉलिश किया गया, तो इसको 1874 के अंदर ऑफिशियली जो सा है वो क्या कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सी है वो खत्म हो गई। और 1857 की जंग के बाद, 1857 की जंग के बाद अब यहाँ क्या हुआ, अब ऑफिशियली जो सा है जो बर्तानिया का जो क्राउन है, जो वहां की मलका है, उसका जो सा है वो यहाँ कंट्रोल आ गया। तो अब यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, मुझे लिखने की जरूरत है कि फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन होगा यहाँ, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और ये जो सा गवर्नर जनरल भी थे पहले। तो फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब एक चीज यहां देखो, अब ये हुआ कि जो काम शुरू हुआ था, क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट आ रहे थे, जैसे मैंने बताया 1784 के अंदर हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था, ठीक है। और एक चीज याद रखना, मैंने शायद बताई भी है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और 1858 तक इंडिया का जो मामला थे वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत चल रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था ना, 1784 में, तो ये कब तक चला, ये 1858 तक चला। अब 1858 तक क्यों चला, अब आप देखोगे कि 1858 के अंदर क्या आ गया, क्वींस प्रोक्लेमेशन आ गया, क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आ गया। अब क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट के अंदर हमने क्या बात की थी, तो उसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो उस वक्त सर सैयद अहमद खान थे, उस वक्त सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम आप लोगों के गुलाम तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें भी दो ना, हमें भी तो कुछ ना कुछ, अगर आपने हम पे हुक्मरानी करनी है तो इस तरह तो हमारे साथ तो जोन सा बुरा सलूक मत करो। तो उन्होंने कहा चले सर, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपकी थोड़ी सी हम बात मान लेते हैं। तो उन्होंने जो बात मानी, तो उन्होंने फिर 1861 का एक्ट ले आए, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट। अब 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया, उसके अंदर क्या था, ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट की जब भी बात करेंगे, एक्ट हमेशा पार्लियामेंट से पास होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट इसकी वो क्या कहते हैं, तजदीद करती है, उर्दू में एक वर्ड होता है तजदीद, ठीक है। तो पार्लियामेंट उससे पास करती है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया तो इसमें क्या था, इस काउंसिल एक्ट के अंदर उन्होंने ये कहा गया कि हम ब्रिटिश इंडियंस जोन से हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, उन्होंने ये कहा कि ऑल पावरफुल, एक तो इस एक्ट के अंदर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा बनाया, सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, पहली दफा उन्होंने कहा इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होगा, ठीक है। एक तो उन्होंने भेजा वाइस राय, फिर उन्होंने कहा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होगा। तो ये जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन थी ना, अब क्या था, अब ये सुनो, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें मेंबर्स बनाए। उन्होंने क्या कहा कि मिनिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम जोन से हैं 12 मेंबर्स जोन से हैं उस कमेटी में हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लोकल लोग जोन से हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो ये 1861 के अंदर पहली दफा लोकल रिप्रेजेंटेशन आई। और कैसे आई, उन्होंने कहा कि जो कानून पास होंगे उसके ऊपर ये जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं इनका कोई अमल दरामद नहीं होगा। मतलब अगर एक कानून पास हुआ है, कानून ए पास किया है वाइस राय ने, और उसके अंदर ये जो कमेटी बनी है, ये जिसमें 6 मेंबर्स मिनिमम या 12 मेंबर्स हो सकते हैं, ये कोई अपनी इनपुट देना चाहें तो इनका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि 1861 के अंदर लोकल्स को रिप्रेजेंटेशन तो मिली, लेकिन लेजिस्लेशन के हवाले से या कोई क्या कहते हैं, मैं उन्हें ये कहूं कि सिर्फ क्या इसके लिए एक वर्ड यूज होगा कि सिर्फ लॉलीपॉप था। क्या था, एक लॉलीपॉप था कि चलो आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, आप कमेटियों में बैठे रहा करिएगा, तनख्वाहें लीजिएगा, और बाकी जो कानून वगैरह या हर चीज बनानी है वो तो हमने खुद ही बनानी है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, जस्ट नाम की रिप्रेजेंटेशन दे दी उनको, लेकिन एट द एंड सारा कंट्रोल किसको दिया, वाइस राय को दे दिया। जितने वाइस राय थे उस वक्त, वैसे लॉर्ड कैनिंग था, तो सारा कंट्रोल उन्होंने किसको दे दिया, लॉर्ड कैनिंग को दे दिया, कि जो हिसाब किताब लॉर्ड कैनिंग साहब कहेंगे उस तरह जोन सा है जिंदगी जोन सी है वो चलेगी। तो इस तरह जोन सा है 1861 और 1858, ये दो आपने याद रखने हैं, क्योंकि इनके हवाले से एक एक सवाल जो पूछा जाता है कि 1858 के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन थी, तो आप कहेंगे नहीं थी। 1861 के अंदर थी, हाँ बिल्कुल थी। तो ये आपने दो जोन से हैं, ये याद रखने हैं, और इसके बाद बाकी जोन से हैं, फिर एक्ट वगैरह ये चीजें जो आएंगी वो अब हम देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है वाइस रॉय। अब हमारे पास क्या है, वाइस रॉय कुछ आएंगे हमारे पास। अच्छा, वाइस रॉय की अगर मैं बात करूं, वाइस रॉय, अच्छा चलो, वाइस राय की तरफ जाने से पहले ना 2-3 चीजें लिख लो। अब क्या हुआ, एक साइड पे अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये होगा कि मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, ठीक है, बरतानिया का कंट्रोल आ गया इधर। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट होंगी। अब यहाँ क्या होगी, अब यहाँ जोनसियां डिफरेंट मूवमेंट्स जोनसियां वो स्टार्ट होंगी। अब वो जो डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट होंगी ना, वो बड़ी, जिसे क्या कहते हैं कि कुछ पहले से स्टार्ट हो रही थी, कुछ बाद में स्टार्ट होंगी। अब उनमें कैसी वो मूवमेंट्स हैं, वो 2-3 क्या कहते हैं वन लाइनर ही हैं, उनको आप लिख लो। कि सबसे पहले तो उर्दू के हवाले से एक चीज याद रख लो, 1837 के अंदर उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया, 1837 के अंदर इन नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जो थे, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उर्दू को 1837 के अंदर क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उससे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन, फारसी। उससे पहले क्या थी, फारसी थी। और उसको बाद क्या किया गया, 1837 के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अब क्या मसला हुआ कि उर्दू एक लैंग्वेज तो अच्छी थी, लेकिन जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये मुसलमान और हिंदू जोन से हैं, उनकी जोन सा है आपस में नजरिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी बुनियाद पर क्या हुआ, उसकी बुनियाद पर एक मसला खड़ा हुआ, और वो मसला इस तरह खड़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि जो उर्दू है ये मुसलमानों की लैंग्वेज है, और जो हिंदी है ये हिंदुओं की लैंग्वेज है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 1867 के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा। ये उर्दू में भी सवाल पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी या उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ, तो 1867 के अंदर हुआ, ठीक है। और इसकी सारा बैकग्राउंड क्या था, 1857 की वॉर, उसके अंदर जो हुआ, फिर सारे जौन सा है उसका ब्लेम मुसलमानों पे डाला गया, फिर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक डिविजन्स बढ़ती गई, तो उसकी वजह से उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जौन सी है ये हुई, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और ये सवाल पूछा भी जाता है। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास हम जो देखेंगे, फिर डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट होंगी छोटी छोटी। अब वो मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। अब वो क्या है, सबसे पहले एक तो पुरानी मूवमेंट है, ये भी उसका नाम है ब्राह्मा समाज मूवमेंट, ब्राह्मा समाज मूवमेंट, ठीक है। ये तो जंग आजादी से पहले की है,
1828 के अंदर ये स्टार्ट हुई ब्राह्मा समाज मूवमेंट, ठीक है। 1828 के अंदर राजा राम मोहन रॉय ने इसे स्टार्ट किया। ये भी सवाल पूछा जाता है, किसने स्टार्ट किया? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसमें क्या था, जैसे हमने देखा था कि जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ये उनके वो प्रोटेक्शन या उसके लिए थी ब्राह्मा समाज मूवमेंट। तो इसमें जो सा है ब्राह्मा समाज मूवमेंट राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट की। ये एक 1857 से पहले की मूवमेंट है। 1857 के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 ईयर, यहां एक ईयर लिख लो इंपॉर्टेंट, 1857 नहीं, 1875, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है 57 में जंग आजादी हुई, तो इसका उल्ट कर लो 1875। तो 1875 के अंदर अगर हम देखें तो तीन जो सी है ना मूवमेंट, तीन मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। एक क्या है? एक का नाम है आर्य समाज मूवमेंट, एक का नाम है आर्य समाज मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद जो सी है, उसके बाद शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट, और शुद्धि एंड संगठन ये एक ही है वैसे, एंड संगठन मूवमेंट, संगठन मूवमेंट, संगठन मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट और संगठन मूवमेंट। और ये तीनों मूवमेंट जो सी हैं, सबसे पहले हुई आर्य समाज। तो आर्य समाज जो स्टार्ट हुई 1875 के अंदर, इसको जो सा है स्टार्ट किया, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उसका नाम था स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती, सरस्वती। इस भाई साहब ने ये मूवमेंट स्टार्ट की आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज उसने क्या कहा? अब आर्य समाज का क्या मतलब है कि कलेक्टिव जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आर्य समाज वो आ जाता है ना आर्य के अंदर के, सब कलेक्टिव जो सोसाइटी है उसकी हम देखभाल करेंगे। तो ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस मूवमेंट से मुतासिर होकर शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुई, और उसके बानी भी कौन थे? यही थे, सरस्वती साहब। शुद्धि मूवमेंट में क्या था? शुद्धि मूवमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जो मुसलमान जो हिंदू जोन से हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं और वो मुसलमान हो चुके हैं, हम उनको वापस शुद्ध करेंगे। शुद्ध क्या? पाक करेंगे। शुद्ध का क्या मतलब है? पाक, पाक करेंगे। पाक का क्या मतलब? पाक कैसे करेंगे? कि उनको वापस जो सा है वो हिंदू बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुई 1875 के अंदर। फिर संगठन मूवमेंट जो सी है वो भी इसी हवाले से थी कि इसमें भी क्या था कि भाईचारा, इकट्ठे हो जाओ, ये जो मुसलमान है इनके खिलाफ हो जाओ, ठीक है, इकट्ठे मिलके रहो। और ये सारी चीजें जो सी हैं ये संगठन मूवमेंट के अंदर थी, और ये भी 1875 के अंदर हुई। और इन सब की मेन वजह क्या थी? इन सब की मेन वजह थी ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। इस तरह इन चीजों को मिलाओ आपस में। ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद आप देखोगे कि एक खलीज बढ़ती जाएगी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर जो सा है आपके पास ये जो दयानंद साहब हैं, स्वामी दयानंद साहब, ये एक आर्य समाज मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ ही उससे इंस्पायर होकर एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे कि जितने कन्वर्ट्स हो चुके हैं उनको हम वापसी जो सा है वो, जब आजकल बीजेपी जो इंडिया के अंदर है वो भी घर वापसी, वो एक वर्ड यूज करता है, घर वापसी करवाएंगे जी हम। तो घर वापसी का क्या मतलब है? कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको दोबारा उनके वापस ओरिजिनल रिलीजन के अंदर हम जो सा लेके आएंगे। तो ये तीन चार ये वन लाइनर थे, ये इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों ने इनको भी आपको इनका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो सा है, उसके बाद जो सा अगर हम देखें तो 1882 के अंदर, 1882 के अंदर, ये भी वन लाइनर याद रखें कि 1882 के अंदर एक नॉवल लिखा गया जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान काफी मसला हुआ। उस नॉवल जो सा है उसका नाम था अनंदा मत। उसका नाम क्या था? अनंदा मत। अनंदा मत क्या है? नॉवल है ये। अनंदा मत एक नॉवल है। अनंदा मत जो सा है ये नॉवल है, और इसका जो राइटर है उसका नाम था चैटर्जी। उसका क्या नाम था? चैटर्जी। चैटर्जी कौन है? राइटर, ये उस नॉवल का राइटर है। अब इसमें क्या हुआ? ये जो नॉवल था और इसके अंदर जो सा है वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये सवाल पूछा जाता है कि वंदे मातरम कौन से नॉवल के अंदर लिखा हुआ है? तो वंदे मातरम जो सा है अनंदा मत जो सा नॉवल है जो कि 1882 के अंदर लिखा गया था, उसके अंदर जो सा आपको वंदे मातरम मिलेगा। अब वंदे मातरम जो सा है ये तराना है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी तो नहीं, बहुत ज्यादा। इसमें मुसलमानों के अगेंस्ट भी काफी सारी बातें हैं। तो इसने भी जो सा है, इसने भी काफी ज्यादा डिवीजन का काम किया मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। अब आप इवेंट्स अगर देखो तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उसके बाद जो सा है शुद्धि मूवमेंट, संगठन मूवमेंट, और उसके बाद आर्य समाज मूवमेंट, और उसके बाद अगर हम देखें तो वंदे मातरम का जो सा है वो लिखे जाना। तो इसमें आप देखो कि इसमें अब क्या होगा? एक खलीज जो सी है वो बढ़ती जाएगी। और
और इसी दौर के अंदर आप देखोगे कि सर सैयद अहमद खान जो से हैं, सर सैयद अहमद खान वो मुसलमानों की एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे होंगे। 1875 के अंदर कभी वो क्या कहते हैं आपका एमए स्कूल खोल रहे होंगे, फिर उसके बाद कॉलेज बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये आपको मैं करवाऊंगा, बल्कि ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सर सैयद अहमद खान की सारी पर्सनैलिटीज के ऊपर जो सा है, बल्कि मैंने आज मैम को कहा था, उन्होंने लेक्चर अपलोड कर दिया होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करनी है चीजें। तो ये कुछ वन पेपर के ये क्या कहते हैं वन लाइनर्स थे, जो कि इसी दौर के अंदर जो से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमने कवर करने थे। अब यहां से हमने आगे बढ़ना है, और आगे हमने क्या चीजों को देखना है, वो है हमारे पास वाइस रॉय। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाइस रॉय। अब वाइस रॉय जो है ना, वाइस रॉय ये बहुत ज्यादा है। अब वाइस रॉय जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं जल्दी जल्दी लिख दूं सारे, या चलो मैं लिखता हूं। 1858 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग साहब रहे, फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, 4 साल तक ये रहे लॉर्ड कैनिंग साहब। उसके बाद हमारे पास जोन सा है, उसके बाद हमारे पास आगे एल्गिन वन। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका टेन्योर आपने याद नहीं रखना। एल्गिन वन, एल्जिन वन, इसका टेन्योर 62 से लेकर 64 तक था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद नहीं रखना। अगर किसी को शौक होगा तो वो देख सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एल्गिन वन साहब आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास जो बंदा आया उसका नाम था जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के बाद हमारे पास जॉन सा आएगा 1869 से लेकर 1872 तक, उसका नाम था लॉर्ड मेयो, MAYO, मेयो। ठीक है, ये भाई साहब जो लॉर्ड मेयो थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहले वाइस रॉय थे जिनको असैसिनेट किया गया था। इनको क्या किया गया था, असैसिनेट किया गया था लॉर्ड मेयो साहब। ठीक है, लॉर्ड मेयो साहब को। उसके बाद एक और आएंगे, उनका नाम है नॉर्थ बुक। उनका क्या नाम है, नॉर्थ बुक, नॉर्थ बुक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, नॉर्थ बुक साहब। फिर हमारे पास लिथन, लिटन, LITTON, लॉर्ड लिटन आएंगे। फिर रिपन आएंगे, लॉर्ड रिपन, RIPPON, रिपन। फिर एक डफर बंदा आएगा, उसका नाम है डफरसन, डफरसन। जी जी, 1858 से 1862 तक वो रहा था लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, अब डफरसन आएगा। ठीक है, डफरसन। और ये डफरसन वो बंदा था जिसने कांग्रेस का आइडिया दिया था इसी के दौर के अंदर। अब हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि कांग्रेस बनेगी, तो कांग्रेस का आइडिया देने वाला कौन था, एक डफर इंसान था। ठीक है, वो क्या था, डफर था, डफरसन था। तो डफरसन के बाद हमारे पास जोन सा है, एक और बंदा आएगा, उसका नाम है लैंसडाउन। उसका क्या नाम है, लैंसडाउन। और उसके बाद एल्जिन सेकंड, एल्जिन वन और एल्जिन सेकंड, ये दोनों आपने जरा जहन में दो रखने हैं। ठीक हो गया, एल्जिन वन और एल्जिन सेकंड। अब यहां तक जोन से है ना, यहां तक हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये एल्जिन वन, एल्जिन सेकंड कब तक रहता है आपके पास। एल्जिन सेकंड जोन सा है, अगर हम देखें तो ये 1899 के अराउंड जोन सा है, ये आपका ये रहता है 1899 के अराउंड एल्जिन सेकंड है। अब इनको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, एक हल्का सा ट्रिक बना देता हूं अगर आप लोगों ने इसको याद करने हो। इसके बाद आएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मंटो, फिर हार्डिंग, चैम्सफोर्ड, रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड एरविन। तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या बल्कि इसको, इसका बल्कि ट्रिक रहने दो, इसका ट्रिक जो सा है या मैं बाद में कहो तो लिखवा देता हूँ। क्या कहते हो, लिखवा दो ट्रिक के ना लिखवाऊं, या आगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी इनके हवाले से पूछे भी नहीं गए, और ये याद करने का आप लोगों को ऐसा फायदा है नहीं वैसे। क्या कहते हो, मैं तो ये कहता हूं कि इससे आगे जो लॉर्ड कर्जन से आगे है वहां से लिख लो। हाँ, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप लॉर्ड मायो याद रख ले। ठीक है, लॉर्ड मायो। हाँ ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन से आगे हम देख लेते हैं। जैसे अब डफरसन है, डफरसन आपने याद रखना है कि डफरसन क्या है, कि इसने कांग्रेस का आइडिया दिया था, या जब कांग्रेस बनी थी उस वक्त कौन लॉर्ड वाइस राय था, लॉर्ड डफरसन था उसका। ठीक हो गया, उस वक्त कौन था, लॉर्ड वो लॉर्ड डफरसन था। ठीक हो गया। उसके बाद जौन सा है, मैं चलो बता देता हूं। उसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा, ये 1899 से लेकर 1905 तक, 1905 तक हमारे पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही होगी। ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही होगी तब हमारे पास जो था वो क्या था, लॉर्ड कर्जन था। तो जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल में जाएंगे तो ये भाई साहब आपको दोबारा मिलेंगे। उसके बाद 1905 से 1910, 1905 से 1910 तक हमारे पास लॉर्ड मंटो, लॉर्ड
मंटो। और ये मंटो कौन है? मंटो सेकंड, लॉर्ड मंटो सेकंड, लॉर्ड मंटो सेकंड। उसके बाद 1910 से 1916 तक, 1910 से 1916 तक हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग। अब ये हार्डिंग साहब जो से हैं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल हो रही होगी, खत्म हो रही होगी, तो तब आपके लॉर्ड हार्डिंग साहब आएंगे, ठीक है, तब आपके इनका नाम आएगा हार्डिंग का, हार्डिंग, ठीक है। उसके बाद 16 से 1921 तक आपके कौन से आएंगे? चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, ठीक है। ये लॉर्ड मंटो का नाम जब 1909 के हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे आपको वहां मिलेगा, जब 1919 के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चेम्सफोर्ड साहब का आपको नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये भी वहां जब आप जाओगे तो ये दोबारा आपको बार बार रिपीट होंगे। उसके बाद 21 से 26 तक इसका टेन्योर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप बस उसका नाम याद रख लें, रीडिंग। एक रीडिंग आएगा, वो बड़ा पढ़ता था, वो 1921 से लेकर 1926 तक रीडिंग रहता है। फिर 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड अर्विन, EIRWIN, जिसके साथ गांधी ने पैक्ट किया था, गांधी अर्विन पैक्ट। सवाल पूछा जाता है ना बहुत ज्यादा, गांधी अर्विन पैक्ट। तो जब क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उस वक्त कौन था वाइस राय? ये सवाल पूछा जाता है। तो उस वक्त ये लॉर्ड अर्विन साहब जो से हैं, ये वाइस राय थे जब लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जब हम वहां कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें लॉर्ड अर्विन साहब दोबारा आएंगे सामने हमारे पास। फिर 31 से 36 तक जो सा है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 से 26 है, लिख लो, 21 से 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1921 से 1926 तक है, ठीक है, रीडिंग का। तो 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन, वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन साहब रहे। उसके बाद 1936 से, ये इंपॉर्टेंट है बंदा, 1936 से 43 तक लिलिंथ गो, लिलिंथ गो, लिलिंथ गो। अब लिलिंथ गो साहब जो से हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका वाइस राय का, साथ लिख लो, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वाइस राय कौन है? लिलिंथ गो। लिलिंथ गो साहब जो से हैं, उनका क्या है? सबसे ज्यादा लोन सा है, वो लंबा टेन्योर है लिलिंथ गो का, और ये सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास आएगा 1943 से 46 तक, सॉरी 46 नहीं 47 तक, लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल साहब। और ये कौन से हैं? पेनल्टीमेट, 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 पेनल्टीमेट कौन होता है? पेनल्टीमेट वाइस राय सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट वाइस राय, सेकंड लास्ट बंदे को क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट। जैसे अब आप में यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर यहाँ हाजिरी लग रही हो, जो सबसे एंड में आएगा वो तो लास्ट होगा, जो सेकंड लास्ट पे आएगा, कोई भी बंदा लेट्स सपोज आएगा, नवीद आता है लेट्स सपोज, आता तो नहीं है वैसे, तो सेकंड लास्ट नंबर पे अगर वो आएगा तो मैं क्या कहूंगा कि आज पेनल्टीमेट जोन सा है, जो स्टूडेंट आया है वो कौन है? नवीद है। तो सेकंड लास्ट वाइस राय या पेनल्टीमेट वाइस राय कौन था? लॉर्ड वेवल था। और लास्ट जो वाइस राय था अप्रैल में आया और अगस्त तक रहा, अप्रैल 1947 में आया और अगस्त 1947 तक ये रहा, उसका नाम था माउंट बैटन, लास्ट वाइस राय ऑफ, लॉर्ड माउंट बैटन। लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन। लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन। तो लॉर्ड माउंट बैटन कौन था? आखिरी वाइस राय था। और उससे पहले पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट कौन था? वो था लॉर्ड वेवल। वो कौन था? वो हमारे पास था लॉर्ड वेवल। तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे हमारे पास वाइस राय जो इंपॉर्टेंट है, और ये अभी करवाने का मकसद ये है कि इनसे आप लोगों को एक तो फायदा ये होगा कि जब हम आगे, अभी हमने बेसिक मेन चीजें तो देखनी है ना, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, उस वक्त कौन था, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन था, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये सारे सवाल वहां जाके दोबारा रिपीट होंगे कि एरवन जोन सा है, ये इस टाइम था, ये जो आपका लॉर्ड कुर्जन है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त था, ठीक हो गया। और इसी तरह जैसे अगर पूछ लिया जाए कि जब खुतबा इलाहाबाद हो रहा था, ठीक है, तो खुतबा इलाहाबाद के दौर पे भी एरवन साहब थे, ठीक है। और उसके बाद जोन सा है जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की जा रही थी तो तब लिलिंथ गो था, ठीक है, 43 तक इसका टेन्योर है। तो वो जोन से हैं, ये सारे जोन से हैं, आपने क्या करना है, इनको याद रखना है। अब ये तो हमने लिख लिया, ये तो अब हमने क्या किया, इनको लिख लिया। अब हमने देखना है कि इसको हमने याद किस तरह रखना है, हमने इसको क्या करना है, याद किस तरह रखना है। अब अच्छा, इसका एक ट्रिक है इंग्लिश का, वो आपको पूरी लाइन रटा मारनी पड़ेगी। अगर इसका आप कोई बड़ा फनी सा या कुछ बना सकते हो, जी जी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इनको याद कैसे करना है?
एक लाइन जोन सी है उसको सुबह दोपहर शाम अगर आप याद रखोगे, अगर एक लाइन को आप सुबह दोपहर शाम याद रखोगे, वो क्या है? वो है सी माई हिस्ट्री क्रू। हिस्ट्री क्रू, क्रू, ठीक है, सी माई हिस्ट्री क्रू लिव्स इन, लिव्स इन वेस्टर्न मोटेल, ठीक है, मोटेल या होटल होता है जो। अब ये क्या है? अब क्रू क्या होता है? आपका जो क्रू होता है ना, CREW क्रू, ठीक है, जो आपका एक अमला होता है, ठीक है। हिस्ट्री नहीं, हार्ड क्रू से, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं हार्ड होगा ना, हार्ड क्रू, ठीक है। अब क्रू क्या होता है? अमला होता है, ठीक है, अमला होता है, ठीक है। तो अब एक इसके अराउंड अगर हम कोई कहानी बनाएं तो वो क्या है? वो कहानी ये बनाओ कि एक बंदा था, उसने क्या कहा कि भाई मेरा जो अमला है ना, क्रू क्या होता है, इस क्रू को मैंने कैसे लिख लिया, CRIW, ठीक है, इस क्रू को मैंने CRIW लिख लिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई जो मेरा अमला है ना, वो बड़ा हार्ड काम करता है, बड़ा मेहनती है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो इसीलिए जो सा है मैंने उसे छुट्टियों पे भेजा हुआ है कि जाके वेस्टर्न मोटेल्स के अंदर, होटल्स के अंदर जाके रहो, ठीक है। उसने क्या किया? उसने कहा कि भाई जो मेरा अमला है, मेरा जो अमला है, क्रू है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, तो मैंने अब उसको छुट्टियों में भेजा हुआ है, वेस्टर्न मोटेल्स में जाकर क्या करो, माहौल बनाओ, ऐश करो। इससे हम याद करेंगे कि सी से अगर मैं बात करूं तो पहला तो आपको वैसे याद हो जाएगा, सी से कुर्जन, ठीक है, इसको सी से कुर्जन, लॉर्ड कुर्जन, ठीक है, लॉर्ड कुर्जन जो है वो आपको याद हो जाएगा। एम से माई मेंटो, हार्ड से हार्डिंग, 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 ठीक हो गया। अब जो क्रू है ना, क्रू से आपने एक एक याद रखना है, CRIW, ठीक है, CRIW, सी से चेम्सफोर्ड, सी से क्या है? चेल्म्सफोर्ड, आर से रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, आई से इरविन, ठीक है, इरविन, डब्ल्यू से वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और उसके बाद अब हमारे पास फिर तीन बच जाएंगे, लिव्स इन वेस्टर्न मोटेल, तो ये लिलिथ गो, ये लिलिथ गो, ये वेवल, और मोटेल से माउंट बैटन, माउंट बैटन। ये आखिरी तीन तो हर किसी को याद भी होते हैं कि माउंट बैटन, वेवल, और एल से क्या है, ये लिलिंथ गो, ठीक हो गया। और पहले जोन सा है वो भी याद है, दरमियान वाले आपने मंटो, माई हार्ड क्रू, अगर आप सिर्फ माई हार्ड क्रू ही याद कर लो, उससे ही एक एक आपको याद हो जाएगा। माई हार्ड क्रू में क्या? मंटो, हार्ड से हार्डिंग, क्रू में सी से आपके पास क्या है, चैम्सफोर्ड, आर से रीडिंग, आई से इरविन, और डब्ल्यू से वेलिंगटन, डब्ल्यू से क्या है, वेलिंगटन। और साथ साथ कोशिश करेंगे कि जब हमारे इंडो पाक के लेक्चर्स में ये आएंगे तो ये आपके साथ साथ रिपीट भी होते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये था एक हल्का सा जो सा क्या कहते हैं कि जो जिससे मुझे याद है, ठीक है, जिससे मुझे याद है। और इस तरह का कोई आप और बनाना चाहो या कोई अभी बनाकर भेजो, या बाद में अगर आप सोचो बैठकर तो आप बनाना चाहो तो मोर देन वेलकम, और हो सकता है कि वो आप लोगों का जरा ज्यादा बेहतर बन जाए। तो ये जो सा है आप उसको देखो, इसमें कोई चीज समझ आती है, ये याद रह जाएगा। बस ठीक है, इससे कर लेना कवर, उम्मीद है इससे हो जाएगा, ठीक है, इससे जौन सा है क्या है, कवर हो जाएगा। और अगर पहले वाइस राय इंडिया जौन से हैं वो आपने याद करने हैं तो उनका भी ट्रिक बता देता हूँ। हाँ, रिपीट करोगे इसको तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखो, ये तीन जौन से है ना, ये हर किसी को याद ही होते हैं, ठीक है। लिलिंथ गो, जो लिलिंथ गो है ना, लिलिंथ गो, और वेवल, और माउंट बैटन, ये तीनों जौन से हैं, माउंट बैटन का नाम हर किसी ने सुना है, लिलिंथ गो सबसे, ये हर जो तैयारी कर रहा होता है उसे पता होता है कि लॉन्गेस्ट जोन सा लिलिंथ गो है। तो बाकी जोन से हैं, माई हार्ड क्रू ही याद कर लोगे तो इसको दो तीन दफा रिपीट करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हो जाएगा याद। और अगर वाइस राय का चाहते हो तो वाइस राय का ट्रिक जोन सा है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, कहोगे तो वाइस राय का बता देता हूँ। वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ने किसी ने हाफिज साहब ने मेरे ख्याल में कहा है
तो मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो याद करना ना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लेना। अब उसमें कहानी क्या है? अब उसमें कहानी ये थी, अब उसमें कहानी बनाते हैं। अब वाइस राय हमने किस तरह याद करने हैं, जो शुरू वाले वाइस राय है ना, उनको हमने किस तरह याद करना है, कुर्जन से पहले वाले। अच्छा, अब कुर्जन से पहले वाले जोन से है ना, उनको हमने याद इस तरह से करना है कि एक ना डॉल थी, एक क्या थी, डॉल थी, और डॉल ना बड़ी डफर थी। अब डॉल क्या थी, कहानी सुन लो कि डॉल थी और डफर थी, लेकिन उसकी बर्थडे थी, उसकी कोई सेरेमनी थी। डॉल्स की बच्चे सेरेमनी करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए सेरेमनी के लिए आपको कैंडल्स भी चाहिए, ठीक है, आपको कैंडल्स भी चाहिए, कहीं से मंगवाओगे आप, ठीक है। लाइट्स भी चाहिए, रिबन चाहिए डिफरेंट तरह के, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए आपको। रिबन चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, लाइट्स चाहिए, कैंडल चाहिए, रिबन चाहिए। और किसके लिए ये चाहिए? क्यों? एक डफर सी डॉल है, उसके लिए क्या हो रहा है, आपका एक सेरेमनी हो रही है। तो अब हम इसका एक बनाते हैं ट्रिक। वो क्या है? एक कैंडल, कैंडल, कैंडल में क्या करेंगे, कैंडल में ई एल अलहदा लिख लेते हैं, चलें कैंडल में, ठीक है। कैंडल, कैंडल जो मंगवाई थी, जो मंगवाई थी, कहां से मंगवाई थी? नॉर्थ से, नॉर्थ से, बड़ी दूर से मंगवाई थी, पिघल ना जाए, ठीक है। नॉर्थ से मंगवाई थी। और किस लिए मंगवाई थी? जो नॉर्थ से मंगवाई थी, और जो नॉर्थ से मंगवाई थी उसके साथ हमने क्या मंगवाया? साथ नॉर्थ से लाइट रिबन, लाइट रिबन भी मंगवाया था, क्योंकि डॉल को चाहिए था, लाइट रिबन मंगवाया। और लाइट रिबन, ये सारी चीजें हमने किस लिए मंगवाई थी? कि जो हमारे पास एक डफर डॉल थी, हमारे पास क्या थी, एक डॉल थी जो कि डफर थी, डफर डॉल थी, उसके लिए उसकी सरमनी थी। डफर जो डॉल थी उसकी क्या थी? उसकी सरमनी थी। तो उसके लिए हमने ये सारी चीजें जो सी हैं वो मंगवाई। अब इसमें देखो कितने के कवर होते हैं। डॉल, अच्छा अब देखो, अब इसमें देखो हमारे पास कितने कितने कवर हो रहे हैं। कैंडल में कैनिंग आ गया, कैंडल में पहला कौन आया आपका? कैनिंग आ गया। मैं सिर्फ बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा वो आप देख लेना। कैनिंग आ गया। ई एल में, ई एल में आपका कौन आया? एल्गिन आ गया, ठीक हो गया, एल्गिन आ गया। ई में एल्गिन आ गया, एल से लॉरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका कौन था एक, क्या कहते हैं उसका, भला बल्कि नहीं, इसको जॉन लॉरेंस था ना, तो जॉ से बनाओ जॉन लॉरेंस, ये जॉन साहब थे, जॉन लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद जौन से आपने मंगवाई थी, मंगवाई के एम्स है आपका लॉर्ड मेयो बन गया। नहीं, सारे आप खुद लिख लोगे, सारे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इसको बना लेना, ठीक है। नॉर्थ से क्या है, जो आपका क्या कहते हैं, नॉर्थ बुक है, नॉर्थ बुक बना लेना। एम से आपका लॉर्ड मेयो है, मैंने लिखवाया हुआ है। लाइट से क्या है, लॉर्ड लिटन है। रिबन से लॉर्ड रिपन बन जाएगा। डफर से लॉर्ड डफरसन बन जाएगा। और डॉल जौन सा है, डॉल में आप जौन सा है अगर आप देखोगे तो आपका एक उसमें क्या कहते हैं, इसमें किसी तरह से कोई डफर डॉल लिख लो, या ई से एग बना लो, इसका कोई एग, ठीक है, उससे एलजन 2 बना लेना, इस तरह का कोई बना लेना, ठीक है। जी जी, ठीक है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये वो आप कह रहे थे कि कोई ट्रिक सा इसका बना दो, तो ये मेरे जहन में इसका ट्रिक जो कुछ मेरे जहन में मैंने बिठाया हुआ है, तो आप इससे बना लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर जो सा इतना टाइम ना लगाओ बिल्कुल भी। ये हो गया क्लियर? अच्छा चलो, 2 मिनट सिर्फ ये कांग्रेस देख ले, क्योंकि मेरा हाल जो सा है ना, गर्मी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लाइट चली गई है। तो सिर्फ कांग्रेस को देख लें, और उसके बाद जो सा फिर आप लोगों की छुट्टी, अगर लाइट ना आई तो, ठीक है। तो कांग्रेस जो सी है अब हमारे पास, मैंने बताया लॉर्ड डफरसन जो सा है उसने कांग्रेस का आइडिया दिया। लॉर्ड
डफरसन साहब जोन से उसने क्या किया, उसने कांग्रेस का आइडिया दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर एक क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, जी जी, जो बाद में हमने लिखे हैं ना, देखो लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 के बाद जितने आपके लॉर्ड्स हैं, वाइस रॉय हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी लिखवाए हैं, जो अभी अभी लिखवाए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें कुछ इतने इवेंट्स नहीं हुए कि हम कहें कि यार हम सब याद कर लें और इतना टाइम भी अपना वेस्ट करें, क्योंकि इसमें हमने अपना टाइम भी उस चीज के ऊपर लगाना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ब्रिटिश सिविल जो सर्वेंट था उसका नाम था क्या कहते हैं, ए ओ ह्यूमे। उसका क्या नाम था, ए ओ ह्यूमे, ए ओ ह्यूमे साहब। ठीक है, ए ओ ह्यूमे साहब, ऑक्टेवियन ह्यूमे। ए से पता नहीं क्या बनता था, ए से क्या बनता है किसी को पता है? ऑक्टेवियन ह्यूमे, ऑक्टेवियन ह्यूमे। ठीक है, ह्यूम। नवीद ए से बताओ क्या बनता है यार? ए ओ ह्यूमे, एल्वेन, एल्वेन, एल्वेन ऑक्टेवियन ह्यूमे। ठीक है, एल्वेन, ठीक हो गया। एल्वेन या एलन? एलन, एलन, कोई हाल नहीं, मुझे ही कंफर्म करना। एलन है, एल्वेन नहीं है, एलन है, एलन, ए डबल एल, हाँ एलन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। हाँ एलन है, एलन। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे। ये कौन था, इसके हवाले से सवाल पूछा जाता है कि ये जौन सा है, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। ये ब्रिटिश क्या था, सिविल सर्वेंट था, सिविल सर्वेंट था। और ये भाई साहब जौन से, इसने इसने बुनियाद रखी, इसने बुनियाद रखी कांग्रेस की। इसने फाउंडर कौन है, क्या कहते हैं, फाउंडर कौन है कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस का? एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। और इसने जौन सी है 28 दिसंबर, इसने 28 दिसंबर 1885 को ऑल इंडिया कांग्रेस जौन सी है उसकी बुनियाद रखी। 1885 को ऑल इंडिया कांग्रेस की क्या है, बुनियाद रखी। और ये ए ओ ह्यूमे साहब जौन से हैं, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी बने ऑफ एआईसी। जब मैं एआईसी लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस। ये इंडिया के ऑल इंडिया कांग्रेस के पहले सेक्रेटरी जनरल भी बने। ठीक हो गया, तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस के पहले सेक्रेटरी जनरल भी बने। और फाउंडर जब भी नाम आएगा, फाउंडर कौन थे, ए ओ ह्यूमे साहब थे। लेकिन जो सजेशन किसने दी थी, क्या कहते हैं, आइडिया किसने दिया था, वो डफरसन जो था, लॉर्ड डफरसन था, उसने आइडिया दिया था, उसने आइडिया दिया था। और ए ओ ह्यूमे साहब जोन से उसने क्या किया, उसने बुनियाद रख दी 1885 के अंदर कांग्रेस की। अच्छा जी, उसके बाद जोन से इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसके जोन से हैं वो क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जोन से उनका नाम है वो वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। ये कौन बने, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। जो ऑल इंडिया कांग्रेस बनी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक हो गया। सेकंड प्रेसिडेंट कौन बना, सेकंड प्रेसिडेंट, उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। उनका क्या नाम था, दादा भाई नायरोजी, दादा भाई नेरोजी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस है, सवाल पूछा जाता है। दूसरा, ये फर्स्ट इंडियन हैं जो कि इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन के अंदर फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड। अब हाउस ऑफ कॉमन क्या है, हाउस ऑफ कॉमन सिंपल याद रख लें कि दो हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, एक क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ये कहां का है, ये बर्तानिया का, ब्रिटिश का। हमारे यहाँ क्या है, हमारे सेनेट और नेशनल असेंबली है। वहां जो सा है, जब हमारे पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जो बर्तानिया की नेशनल असेंबली है, उसको क्या मतलब, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का इक्विवेलेंट जो सा है वो बर्तानिया के अंदर क्या है, तो वो हाउस ऑफ कॉमन है। वो क्या है, हाउस ऑफ कॉमन है। और जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट है, तो सेनेट का जो सा है इक्विवेलेंट वहां क्या है, उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था, यूएसए के अंदर देखा था, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
इसी तरह जो दो बाइकैमरल, जिसे हम कहते हैं कि बाइकैमरल दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, पाकिस्तान के अंदर क्या है, सेनेट और नेशनल असेंबली। तो जो बर्तानिया है, बर्तानिया के दो हाउसेस का क्या नाम है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दादा भाई नेरोजी साहब जौन से हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो सॉरी हाउस ऑफ कॉमन के क्या थे, पहले इंडियन थे, मेंबर बने थे। और ये इनके हवाले से सवाल जौन सा है वो पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड प्रेसिडेंट जो इनके बने ना, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड थर्ड प्रेसिडेंट, उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। उनका क्या नाम है, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के थर्ड प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन है, थर्ड प्रेसिडेंट है ओवरऑल। लेकिन जोन से है फर्स्ट मुस्लिम जोन से है वो प्रेसिडेंट कौन है, वो भी हमारे पास बदरुद्दीन तैयब जी हैं। वो क्या है हमारे पास, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। ये आई थिंक 1887 के अंदर जोन से है, तब 1887 के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी जोन से है पहले मुसलमान प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जोन सा है हमारे पास एक क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट प्रेसिडेंट रहे हैं। इसमें जोन से हैं डिफरेंट प्रेसिडेंट्स जोन से हैं वो इनके रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की बात करें तो ये आगे हम आएगा भी कि फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट वगैरह हुआ, ये सारी चीजें। इसमें बस एक कायदे आजम के हवाले से एक लिख लें। वैसे तो कायदे आजम का मैंने सेपरेट लेक्चर देना था, लेकिन इसके अंदर ही काफी सारी चीजें हो जाएंगी। तो कायदे आजम का एक चीज याद रख लें कि कायदे आजम ने जो सा दिसंबर 1906 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन की थी। जिना, मिस्टर जिना ज्वाइंट ऑल इंडिया कांग्रेस इन दिसंबर 1906। 1906 के अंदर जो सी है कायदे आजम ने जो सा है वो क्या थी, कांग्रेस जो सी है वो ज्वाइन की थी। ठीक है, वो क्या की थी, ज्वाइन की थी बॉम्बे के अंदर। ठीक है, कहां ज्वाइन की थी, बॉम्बे के अंदर। उस वक्त इजलास हो रहा था बॉम्बे 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 के अंदर जो सा है कायदे आजम ने ऑल इंडिया कांग्रेस जो सा उसको ज्वाइन किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक इनके लीडर थे, उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। 1923 के अंदर 1923 के अंदर अबू कलाम आजाद, अबू कलाम आजाद जो उनसे हैं वो प्रेसिडेंट बने थे। और इनके बारे में एक सवाल याद रखें, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कौन थे, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ठीक हो गया, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट किसके थे, कांग्रेस के। उसके बाद जोन सा है 1924 के अंदर जोन सा है गांधी साहब भी बने थे इसके। महात्मा गांधी 1924 के अंदर प्रेसिडेंट बने थे। महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी साहब, ठीक है, गांधी। ये कब बने थे, 1924 के अंदर। 1924 के अंदर कौन था, महात्मा गांधी जोन से ये कांग्रेस के साथ बने थे। तो ये कांग्रेस के हवाले से कुछ चीजें थी। और यहाँ बल्कि चलो साथ वैसे लिख लो कि 1906 के अंदर कायदे आजम ने ज्वाइन की थी और 1920 के अंदर जो सी कांग्रेस को लेफ्ट भी कर दिया था। 1920 के अंदर कांग्रेस को क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था। ये भी साथ ही लिख लें। ठीक है, 1920 के अंदर जिन्ना ने कांग्रेस को क्या किया था, लेफ्ट कर दिया था। तो ये दो तीन चीजें हैं। वैसे क्या कहते हैं, वैसे कोशिश करूंगा 10 15 मिनट का लेक्चर होगा कायदे आजम वाला, तो वो आपको कल जो है वो भेज दूं। ठीक है, उसमें सिर्फ यही कायदे आजम कब पैदा हुए, उनकी कितनी बीवियां थी, उनके बच्चे कितने थे। ठीक है, और अलामा इकबाल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये मैं अब कोशिश करूंगा आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी कि जैसे कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की। ठीक है, कायदे आजम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा कब दिया उस काउंसिल से। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो ये 15 या 20 मिनट का एक लेक्चर है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक हो गया, यहां तक मुझे बताओ कोई मसला मसाइल हो। अब हम क्या करेंगे, कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, दोपहर को हमारा 2:30 बजे इंशाल्लाह लेक्चर होगा। तो कल अब हम जो स्टार्ट करेंगे, कल अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल से। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद फिर हम आगे जाएंगे शिमला कॉन्फ्रेंस की तरफ। शिमला कॉन्फ्रेंस से आगे मुस्लिम लीग बनाएंगे। मुस्लिम लीग बनाने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लखनऊ पैक्ट पे जाएंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट एक्ट्स आएंगे बीच में। फिर वर्ल्ड वॉर 1 को देखेंगे और आगे चलते चलते हम फिर अब पाकिस्तान बनाने की तरफ निकल पड़ेंगे आज से। ठीक है जी, बिल्कुल
नहीं, हम वही पाकिस्तान बनाएंगे जो बना था। नया या पुराना पाकिस्तान का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारी साइड। अच्छा, एक और चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं सब कॉन्टिनेंट की, जैसे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और क्या कहते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये सारी, और भी हैं कुछ, ठीक है। तो इनके हवाले से ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं, या तो उर्दू में पूछ लिए जाते हैं, उर्दू के अंदर, और इंडो पाक के अंदर भी, ठीक है, इंडो पाक के अंदर भी। तो ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर, ये मेरे ख्याल में मैंने मैम को कहा था अभी यूट्यूब पे अपलोड हो गया होगा, ठीक है। इसका मैं लिंक आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ये आपको उर्दू में भी हेल्पफुल रहेगा, और क्योंकि इंडो पाक में इतने सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन ये आपको हेल्पफुल रहेगा सर सैयद के हवाले से जी, ठीक है। फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह, जैसे शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था जी, पूछा जाता है उर्दू के अंदर, कुतुबुद्दीन, ठीक है, शाह वलीउल्लाह। तो ये सारे सवाल जो उनसे हैं, ये उस लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उसका लिंक आपके पास सारी जिंदगी के लिए अवेलेबल होगा, उसको सुकून से आज कल परसों उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। तो वो जो है वो उसका भी मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। तो वो बड़ा लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके हवाले से वन पेपर में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है जी, ठीक है, ये हम करेंगे। ये जब मैं इंडो पाक पढ़ाऊंगा बताऊंगा साथ साथ कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जौन से हैं, ये इनकी डेथ कब हुई, ठीक है, और ये दफन कहाँ है, और उसके बाद डेथ कब हुई, कौन से मुल्क के अंदर हुई। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये करोगे कि इस लेक्चर को आप लोगों ने साथ जौन सा है वो देख लेना है, ठीक है, हाँ, फलस्तीन के अंदर। तो ये मैं अभी आप लोगों को इसका लिंक भी भेज दूंगा, और बाकी फिर इंशाल्लाह कल हम इंडो पाक पाकिस्तान बनाने के सफर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और यहाँ तक किसी का कोई मसला मसाइल हो तो बताओ। मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, संडे पूरा मिलेगा। संडे को इंशाल्लाह आपका जब टेस्ट होगा, अब आपका और कोई लेक्चर नहीं है, ये जो मैंने आपको ये जो यूट्यूब वाला लिंक भेजूंगा ना, ये आप अभी कर लो, और इतना वो नहीं है। कल भी आपका एक ही लेक्चर होगा, कल भी एक ही लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर नहीं होगा आप लोगों का। और कल अगर मैक्सिमम भेजना हुआ तो 20 मिनट या 25 मिनट का, जो मैंने आपको बताया कायदे आजम के हवाले से जो चीजें हैं, वो 20-25 मिनट का वो मैं आपको भेज दूंगा। वरना कल भी कोई लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, और आगे जब पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी कोई भी आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, जो उनसा लाइव लेक्चर सिर्फ मिलेंगे आप, ठीक है।